नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, चर्चाएं सुनने में आ रही है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। क्या राजस्थान की सियासी तस्वीर बदलने वाली है? और वहीं लोकेश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई है। वहीं कोटा शहर में बढ़ते अपराधों ने सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के शो में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे और आज हमारे साथ इस शो में जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। रमेश गांधी जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी चैनल में। जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, घटनाक्रम राजस्थान में कब, कैसे और क्यों बदलता है, इसका तो या तो भगवान को पता रहता है या मोदी जी को और अमित शाह को। लेकिन हमारे विश्वस्त सूत्रों ने दिल्ली से अभी अभी ताज़ा खबर पता करी है जी कि आरएसएस ने भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी की जनक और आरएसएस की आधार स्तंभ स्वर्गीय राजमाता सिंधिया की सुपुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम राष्ट्रीय सुप्रीमो के लिए आगे बढ़ाया है। वैसे जी कल तक तो ये नाम था संजय जोशी जी का। संजय जोशी जी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगभग 90% फाइनल कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अपने ट्रुप कार्ड में रखा हुआ था। अगर संजय जोशी पर जी सहमति नहीं बनती है तो शिवराज सिंह चौहान पर सहमति बना ली जाएगी, लेकिन आरएसएस शिवराज सिंह चौहान और संजय जोशी के नाम पर अब सहमत नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे काफी लंबे समय से अपने लाक्षय गृह जयपुर के महल में बैठी हुई है और बड़ा अपमान भी सह रही है। कई बार तो उनको बहुत बेइज्जती के घूंट पीना पड़े हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में उनको ज़्यादा तवज्जो न देना और उसके बाद 11 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली से कांग्रेस और अन्य पार्टी की झोली में चले जाना हाई कमान को चिंतित करके रख दिया था। फिर अब 7 विधानसभाओं के चुनाव होना है और उसमें वसुंधरा राजे अभी भी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 2 बार की मुख्यमंत्री, 2 बार की प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वह उनको संगठन का बड़ा भारी तजुर्बा भी है और वह कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोलना जानती है और उनको बहुत अच्छे से सत्ता और संगठन का उन्होंने सुख भी दिया है। जब वह प्रदेश अध्यक्ष थी, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार राजस्थान में जबरदस्त तरीके का था और आज जब भी वह निकलती है, जबकि वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तमगे में है, लेकिन पार्टी में उनका वजूद राजस्थान में बहुत कम आंका जाता है। अभी भी उनका जलवा और जुलूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह देखते हैं कि जब वह दौरों पर निकलती है तो लोग की तरह उनके पीछे दौड़ते हैं। वसुंधरा राजे को राजनीति का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और काफी सीनियर पदों पर वो रह चुकी हैं। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो क्या इससे बीजेपी में कोई अंदरूनी बदलाव देखने को मिल सकता है? वसुंधरा राजे अगर बनती है तो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अन्य लोग जो अंदरूनी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही से पीड़ित हैं, वह वसुंधरा के माध्यम से सारे देश में और विशेषकर राजस्थान में अपने गुट को मजबूत करेंगे। राजस्थान की राजनीति में
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या बदलाव देखे जाएंगे? राजस्थान की राजनीति में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से सबसे पहला बदलाव तो ये देखा जाएगा कि राजस्थान की मरुधरा से कोई महिला पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही है। दूसरा, उनके तजुर्बों को पार्टी बहुत बखूबी जानती है, लेकिन गुटबाजी में उनको पिछले कई वर्षों से नजरअंदाज कर रखा है। प्रतिभा है, व्यक्तित्व है और कार्यकर्ता और वोटरों को खींचने का उनमें आकर्षण भी है। इसलिए अब हाईकमान भी सोचने लगा है कि कब तक दो दो हाथ वसुंधरा से किए जाएंगे। अब वह उनसे समझौते करने के मूड में है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए वह आरएसएस की सहमति से शायद मोहर लगा सकते हैं। जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो लोग जो अभी खबर सुनने में आ रही है कि लोकेश शर्मा ने पूर्व सीएम गहलोत जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, आखिर क्या है ये पूरा मामला? कौन सी परेशानियां बढ़ा दी हैं, इस पर आप बताएं। देखिएगा, समय परिवर्तनशील है, पृथ्वी गतिशील है। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी क्रम में कोई जमाना था जब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके विधायकों ने बगावत की थी और अशोक गहलोत ने उन पर नकेल कसने के लिए अपने ओएसडी प्यादे लोकेश शर्मा का भरपूर उपयोग किया था, क्योंकि लोकेश शर्मा की राजस्थान की मीडिया और दिल्ली की मीडिया पर अच्छी पकड़ थी। इसलिए उन्होंने सचिन पायलट को बदनाम करने ना जाने कितने हथकंडे अपनाए थे और सचिन पायलट के टेलीफोन, उनके विधायकों के टेलीफोन और उनके कार्यकर्ताओं तक के टेलीफोन उन्होंने टेप करवाए थे। वह टेप कांड काफी गूंजा, जिसमें उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया था, राजेंद्र राठौर को भी ठहराया था। लेकिन समय ने फिर करवट ली है और गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में क्राइम ब्रांच में एक मुकदमा दर्ज कराया था लोकेश शर्मा के खिलाफ कि इन्होंने जो टेप कांड की सीडियां अखबार नवीसों को और अन्य राजनेताओं को बांटी है, वह किसके इशारे पर बांटी और ये सीडी कहां से आई है, ये सीडी की किसने रचना रची है और टेलीफोन की अनुमति किसने दी है। विश्वस्त सूत्रों का तो ये भी कहना था, उस समय हमने समीक्षा भी की थी और हम ये भी बता रहे थे कि राकेश राका जो सीएम गहलोत के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे और डीजीपी और गृह विभाग के सचिव, सारे लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई थी जिसमें एसआईटी के राठौर साहब भी सम्मिलित थे। लेकिन सने सने ये घटनाक्रम बदलता गया और लोकेश शर्मा बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उसने बीकानेर से विधायक का टिकट भी मांगा था, लेकिन गहलोत ने उसको नहीं दिया और 5-6 महीने से उसकी उपेक्षा की जा रही थी। इसलिए उसने मौका पाकर कल सीआईडी क्राइम ब्रांच ने उसे तलब किया था, तो उसने सारे तथ्यों से 7 पन्नों की अपनी लिखित बयानों की प्रतिलिपि और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारी दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपी है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में कुछ उठापटक चल रही है, कुछ गुटबाजी चल रही है क्या? इसके बारे में बताएं आप। सबसे बड़ा मोहरा तो सचिन पायलट ने लोकेश शर्मा को पटाकर इस सारा जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा है सचिन पायलट का है और
सचिन पायलट ने लोकेश शर्मा पर हाथ रख दिया है और अशोक गहलोत को नस्ता नाबूद करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ये लोकेश शर्मा के कंधे पर धरकर राजनीतिक बंदूक की गोलियां चलवा रहे हैं। देखना अब यह है कि लोकेश शर्मा या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रकरण में मुलजिम बनते हैं या नहीं। जी, चलिए अब अगले मुद्दे पे बात करते हैं कि कोटा शहर में अपराधों की ना जैसे बाढ़ सी आ गई है, एक के बाद एक अपराध होते ही जा रहे हैं, आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? कोटा शहर में हम निरंतर कह रहे हैं कि कोटा शहर चोरों के हवाले अभी तक 100 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं। कल ही 6 दुकानों के पास कॉलोनी में ताले टूटे हैं और कल ही रात्रि को 3 बजे कुछ बदमाशों ने मकरूआ थाने इलाके के अंतर्गत एक मुस्लिम के घर में रात्रि को 3 बजे घुसकर गोलियां चलाई हैं और गोलियों के खोखे उनके मकानों से पुलिस ने बरामद भी किए हैं, लेकिन इन बदमाशों ने उनके वफादार जानवर उनके डॉगी को भी गोली मार दी है। उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई है और उस डॉगी ने अपनी वफादारी का परिचय देते हुए अपने मालिकों को एक को भी गोली नहीं लगने दी और अपनी जान की बलि दे दी। जी जी। अब कोटा शहर में ये जो अपराध हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाते क्या? कोटा शहर में अपराधों का ग्राफ देखा जाए तो काफी ऊपर उठ रहा है। आईजी रवि दत्त गौड़ और एसपी अमृता दोहन इन अपराधों पर अंकुश भी लगाए हुए हैं। अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कुछ पुलिस के अफसर और कुछ पुलिस के सिपाही जिनके मधुर संबंध तस्करों से, बजरी तस्करों से, सटोरियों से और अवैध पिस्टल सप्लायरों से हैं, वह अपने स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण, उनकी पोस्टिंग मलाईदार जगह न होने के कारण वह अपने गुंडों के मार्फत शहर में भय और आतंक का वातावरण बनाते हैं, जिससे सूबे के मुख्यमंत्री और डीजीपी हिलें, सूबे के आला अफसर हिलें, रेंज के आईजी और एसपी हिलें और उनकी पूछ परख हो। ये घटनाक्रम पर्दे के पीछे बताया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। हमने तीनों ही मुद्दों पर बहुत गहनता से आपसे बातचीत की और राजस्थान की राजनीति में चल रही हलचलों को जाना। फिलहाल अभी के लिए प्रोग्राम को यहीं फिनिश करते हैं। आप प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।